हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारी क्लासेस चल रही थी हमारे आरएस मेंस 2024 की। और 2024 में बात करें तो हमारा जो पेपर फोर्थ होता है उसके जो यूनिट फर्स्ट है यानी हिंदी की क्लासेज हमारी चल रही थी। हिंदी का कंटेंट है आपको अच्छे से समझाकर यहाँ पे क्लास लेकर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और बात करें इंग्लिश के कंटेंट की तो इंग्लिश का कंटेंट है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो वहां से भी आप इंग्लिश के कंटेंट को देखकर अपनी प्रैक्टिस है वो काफी अच्छी कर सकते हैं। अब जितना टाइम बचा है उसमें आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो उसके अपने जो आपको ये पास कंटेंट है उसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए। इसीलिए वहां पर आपको हिंदी की क्लासेस की सारी पीडीएफ है वहां पे प्रोवाइड करवाई गई है। तो वहां से भी आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले करेंगे हमारा पार्ट ए यानी हमारा व्याकरण व्याकरण के क्वेश्चन रहने वाले हैं। और फिर पार्ट बी में आपको जो कल के टेस्ट में जो आपको आंसर राइटिंग के लिए जो क्वेश्चन दिया गया था वो करेंगे। और आगे वाले जो टेस्ट होगा उसका आंसर राइटिंग के लिए जो क्वेश्चन दिया गया है वो देखेंगे। सबसे पहले पार्ट ए में देखें तो हमें क्वेश्चन दिया गया संधि विच्छेद करना है। हमें शब्द दिया गया उसका संधि विच्छेद करना है। सबसे पहले जो शब्द दिया गया है वो है दर्शावली। दर्शावली की बात करें तो इसमें जो हमारा संधि विच्छेद होगा वो होगा दृश्य प्लस अवली। एक ध्यान रखना अपन गलती कहाँ करते हैं, हम इसको बना देते हैं अवली पर नहीं अवली होगा। इसी में आप ध्यान रखना कि लय पे है वो बड़ी की मात्रा आएगी। ये दो चीजों की गलती करते हैं, एक तो हम अवली बना देते हैं और एक लय की जो मात्रा है वो हमें गलत कर देते हैं। तो इससे हमारा गलत हो जाता है। दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है। दर्शावली दर्श्य प्लस अवली। अगली बात करें, अगला जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है जनार्दन। जनार्दन की बात करें तो जन प्लस अर्दन, जन प्लस अर्दन जनार्दन। आगे बढ़े, अगला जो हमें एग्जाम्पल दिया गया है वो है सहानुभूति। सहानुभूति की बात करें तो इसमें हमारा जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सह प्लस अनुभूति। सह प्लस अनुभूति सहानुभूति। ठीक है, तो इसका हमारा सही हो गया सहानुभूति का सह प्लस अनुभूति। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा आता है स्वानुभूत। स्वानुभूत का होता है स्व प्लस अनुभूत। स्व प्लस अनुभूत। एक चीज है आप ध्यान रखना कि ये जो आपको एग्जाम्पल करवाए जा रहे हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरी मैं आपको सिर्फ मिक्स है वो एग्जाम्पल लेके आ रही हूँ जिससे आपका एक तो जो आपकी शब्द शुद्धि है वो भी आपकी इसके साथ साथ स्ट्रोंग होंगी। दूसरी ये है कि जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो उसमें सीधा डायरेक्ट पूछा जाता है, उसमें ये नहीं पूछा जाता कि इसमें जो संधि है वो कौन सी दी गई है। संधि का प्रकार नहीं पूछा जाता ना संधि। बस आपको प्रैक्टिस इतनी करनी है, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस की। आपका जो शब्द दिया हुआ उसकी आपको संधि विच्छेद करनी आनी चाहिए, जो संधि विच्छेद दिया गया है उसकी आपको संधि आनी चाहिए। ये चीजें दो की है तो इसकी आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। अगला जो हमें शब्द दिया गया है वो दिया गया है मेघावली। मेघावली की बात करें तो मेघ प्लस अवली, वही जो ऊपर था आपका दर्शावली उसी में वो दृश्य प्लस अवली था, इसमें मेघ प्लस अवली होगा। तो आपका ये दोनों आपको ध्यान से देखनी है, मेघ प्लस अवली और दृश्य प्लस अवली। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है त्रिपुरारी। त्रिपुरारी की बात करें तो इसमें आपका संधि विच्छेद होगा त्रिपुर प्लस अरी। त्रिपुर प्लस अरी। अगला में दिया गया प्राधीन। प्राधीन की बात करें तो इसमें आपके पर उपसर्ग है, पर प्लस अधीन, तो ये आपके उपसर्ग में भी आपका एक एग्जाम्पल है बन जाता है। तो प्राधीन पर प्लस अधीन। अगला है अरावली। अरावली की बात करें तो इसमें भी वही होगा आपका अर प्लस अवली। अब अवली से आपके एग्जाम्पल देखिए, आपके यहाँ पे मैंने तीन करवा दिए हैं, मेघावली, दर्शावली और अरावली। अर प्लस अवली। अगला अपना जो एग्जाम्पल है वो है दाव दावाग्नि। दावाग्नि यानी दाव प्लस अग्नि। दाव प्लस अग्नि दावाग्नि। दाव प्लस अग्नि दावाग्नि। आगे बढ़िए, अपना जो अगला क्वेश्चन दिया गया है मुखापेक्षी। अगला क्या दिया गया है मुखापेक्षी। मुखापेक्षी की बात करें तो इसमें आपका होगा मुख प्लस अपेक्षी। मुख प्लस अपेक्षी मुखापेक्षी। तो ये हमने 10 क्वेश्चन कर लिए किस चीज के, हमने कर लिए संधि विच्छेद के। हमने संधि विच्छेद की अच्छे से इसको किया। एक चीज मैंने आपको बार बार बोला है कि आपको जो आपको
क्वेश्चंस यहाँ पे मैं करवाती हूँ, वो आप यहीं पर अपना है वो कवर कर लीजिए, ताकि आपको इसी क्लास में आपका सब कुछ है वो याद हो जाए, बार बार इसको क्लास को ना देखना पड़े, और एक बार ये क्लास देखने के बाद अच्छे से समझ आ जाए तो फिर आप पीडीएफ से उसका रिवीजन कर लेना। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है उपसर्ग का। निम्नलिखित उपसर्गों के संयोग से दो दो शब्द बनाने हैं। इसमें मैं आपको जो एग्जाम्पल होंगे वो 2 से अधिक बताऊंगी, ताकि आपको भी पता चले। जैसे जरूरी नहीं है कि मैं आपको जो एग्जाम्पल बता रही हूँ वो ही आपके माइंड में आ जाए, लेकिन अगर मैं आपको 7 से 8 एग्जाम्पल बता रही हूँ तो उसमें से ऐसे 2 एग्जाम्पल जरूर होंगे जो आपके माइंड में होंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। फिर आपको ये होगा, हाँ ये मेरे माइंड में आया था, ये नहीं आया, लेकिन ये भी हो सकता था, मैं इसको सोच सकता था, यानी ये भी होगा, तो वो भी हमें याद कर लेते हैं। जैसे हमें पहला एग्जाम्पल दिया गया है अभी। पहला क्या दिया गया है? अभी उपसर्ग दिया गया है। अभी उपसर्ग से काफी सारे बन सकते हैं। जैसे अपन बात करते हैं अभिवादन की, क्या बन सकता है? अभिवादन। ठीक है। अभिवादन के अलावा अभ्यागत, अभी प्लस से आगत, अभ्यागत। अभ्यागत के अलावा भी और बन सकता है कौन सा? अभ्युदय, अभी प्लस से उदय, अभ्युदय। साथ साथ में इसका संधि विच्छेद भी बता रही हूं, ताकि अगर संधि में आ जाए तो भी हमें ध्यान रखे, अभ्युदय। और क्या बन सकता है इसका? अभिज्ञ। और क्या बन सकता है? अभिज्ञ। इसके अलावा अभीष्ट। अभीष्ट में ध्यान रखना आप, ये आपके जो शब्द शुद्धि है उसमें भी आता है कि इसमें अशुद्धि क्या दे देते हैं? ट की जगह ठ दे देते हैं, तो उसमें जो शब्द शुद्धि है उसमें ट और ठ में भी अशुद्धि काफी बार पूछी जाती है। एक आपका आता है अभ्यर्थी। अभ्यर्थी में भी कौन सा है? आपका अभी उपसर्ग है। इसके अलावा अभिसार। इसके अलावा अभिसार। अभिसार के भी अलावा बन सकता है आपका शब्द जैसे अभ्यास। क्या बन सकता है? अभ्यास। अभिधा। अभ्यास, अभिधा। अभिमत। क्या बन सकता है? अभिमत। काफी सारे एग्जाम्पल हैं इसके, तो आप याद रखना। अभिमत, अभिवादन, अभ्यागत, अभ्युदय, अभिज्ञ, अभ्यास, अभीष्ट, अभ्यर्थी और अभिसार। अगला जो अपन को एग्जाम्पल दिया गया है वो अ उपसर्ग दिया गया है। अ उपसर्ग से बनने वाले शब्द, अगर अ उपसर्ग की बात करें तो इससे अपन बना सकते हैं जैसे अवनति। क्या बना सकते हैं? अवनति। अवनति के अलावा अवलेह। क्या बना सकते हैं? अवलेह। अवलेह के अलावा अवधि। क्या बना सकते हैं? अवधि, टाइम पीरियड। ठीक है। अगला अवसर। अगला बना सकते हैं अवसर। अवसर के अलावा अवज्ञा। अवज्ञा। और क्या बना सकते हैं? अवगत, कि हम इस चीज से अवगत हैं। और अवाप्य। क्या बना सकते हैं? अवाप्य। ये आपका ए आएगा, सही से लिख देती हूँ। अपन लिख सकते हैं अवाप्य। और भी अव उपसर्ग से बना सकते हैं जैसे अवांतर। क्या बना सकते हैं? अवांतर। अवांतर के अलावा जैसे अवसित। तो आप इतने याद रख सकते हैं, अव से उपसर्ग से बनने वाले शब्द अवंती, अवलेह, अवधि, अवसर, अवज्ञा, अवगत, अवाप्य और अवांतर। आगे बात करें, हमें जो अगला उपसर्ग दिया गया है वो दिया गया है आ उपसर्ग। आ उपसर्ग की बात करें तो आ से बनने वाले शब्द जैसे सबसे पहला आकार। क्या बनता है? आकार। आधार। आधार। आदेश। आदेश। और इसके अलावा आज्ञा। और क्या बनता है? आज्ञा। इसके अलावा बन सकता है आस्था। क्या बन सकता है? आस्था। आस्था के अलावा भी अपन बना सकते हैं जैसे आम्य। आम्य बना सकते हैं। आम्य के अलावा अपन लिख सकते हैं इसका आक्रमण भी लिख सकते हैं, आचार भी लिख सकते हैं, आचार। ठीक है। तो ये सारे आ उपसर्ग से बनने वाले शब्द हो गए। आचार, आम्य, आभूषण लिख सकते हैं, आरोह लिख सकते हैं, आकार हो गया, आधार हो गया, आदेश हो गया, आज्ञा हो गया, आस्था हो गया। ये सारे आपके आ उपसर्ग से बनने वाले शब्द। अब हम चलते हैं अगले उपसर्ग पर, और अगला उपसर्ग हमें दिया गया है उद। उद की बात करें तो उद से बन सकता है जैसे सबसे पहला उत्तम। सबसे पहला उत्तम। उत्तम के अलावा उत्पन्न। उत्तम, उत्पन्न, उत्सर्ग, उत्सर्ग, उन्मत्त, उज्जयिनी। क्या हो जाएगा? उज्जयिनी। और इसमें आप इसको ध्यान से देखना, उज्जयिनी में एक आधा ज है, एक पूरा ज है। शब्द शुद्धि में भी आ सकता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। जैसे उज्जवल में दोनों आधे ज आते हैं, उसी प्रकार उज्जयिनी में एक आधा आता है और एक
पूरा आता है। इसी के साथ अपन लिख सकते हैं उद्धृत, उद्धृत। और अपन बना सकते हैं उताप, उताप के अलावा उद्धरण, उत्तम, उत्पन्न, उत्सर्ग, उज्जयिनी, ये सारे उद उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। अगला जो हमें उपसर्ग दिया गया है वो दिया गया है उप उपसर्ग। उप उपसर्ग से कौन से शब्द बन सकते हैं? जैसे उपहार, उप से बन सकता है उपहार, उपमा, उपमा के अलावा उपेक्षा, उपमा, अपेक्षा। और बन सकता है उपांग, क्या बन सकता है? उपांग। उपांग के अलावा बन सकता है इसका उपनिषद, क्या बन सकता है? उपनिषद, उपनिषद। ठीक है। और भी अपन क्या बना सकते हैं इससे? उपलब्धि, उपनिषद के बाद है उपलब्धि। तो ये सारे उप उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं, उपलब्धि, उपहार, उपमा, उपेक्षा, उपांग और उपनिषद। तो ये हमारा कंप्लीट होता है दूसरा क्वेश्चन जिसमें हमने उपसर्ग लिखे। आगे हमारे जो क्वेश्चन है वो आता है हमारा कौन सा? शब्द शुद्धि का। शब्द शुद्धि की बात करें तो इसमें हमें दिया गया है सबसे पहले आपका जो अशुद्ध शब्द है वो दिया गया है और हमें लिखना है शुद्ध शब्द। तो इस साइड लिखेंगे हमें शुद्ध शब्द। त्रिलोचन, त्रिलोचन की बात करें तो इसमें हमें जो दिया गया है वो तिर इस प्रकार नहीं होता, उसमें त्रय वाला आता है, ये त्रिलोचन, त्रिलोचन। ठीक है। तो आपका सही क्या होगा? त्रिलोचन। त्रिशूल, त्रिशूल क्या होता है? त्रिशूल। ध्यान रखना सै पे जो मात्रा है वो कौन सी? बड़ी आएगी। रात्रि लिखते हैं तो रात्रि अपन लिखते हैं इस हिसाब से, रात्रि। अगला में दिया गया सूत्र, सूत्र अपन सूत्र त्रय लिखा जाता है, क्या आ जाता है? सूत्र त्रय। इत्र की बात करें तो इत्र में भी क्या आता है आपके? त्रय आता है। यात्रा में बात करें तो क्या आता है? त्रय आता है। तो आज वाले जो आपके क्वेश्चन है जो शब्द शुद्धि है इसमें कौन सी है? त्रा वाली है। हमने क्या कर लिया है? हमने रै वाली भी अशुद्धि देख ली है, कहाँ रै पूरा आएगा, कहाँ आधा आएगा, कहाँ ऊपर आएगा, कहाँ शब्द के नीचे आएगा। फिर हमने आधे शब्द वाले जैसे आधा सह कहाँ आता है, पूरा सह कहाँ आता है, आधे शब्द वाले भी अशुद्धि है वो हमने देख ली है। अब हमारी जो शुद्धि है वो कुछ क्वेश्चन कल हमने त्रय वाले किए थे, कुछ आज हमें कर रही हैं। जैसे अगला आता है मात्रा, मात्रा किस प्रकार लिखा जाता है? तो ये मात्रा हो गया, यात्रा, मात्रा। और अगर हम बात करें तो अगला में क्या दिया? शत्रु, शत्रु हमको पता है कि शत्रु में ऊ पे मात्रा है वो छोटी आती है और तय नहीं क्या आता है? त्रय आता है। कुपात्र की बात करें तो कुपात्र यानी जो पात्र नहीं हो, कुपात्र। ठीक है। अगला आता है स्वावलंबी। तो ये स्वावलंबी नहीं होता, ये क्या होता है? स्वावलंबी होता है। से है वो आधा आएगा, वाह, और फिर आपका पूरा वह और लंबी, स्वावलंबी। ठीक है। तो ये आपका सही शब्द होगा वो इस प्रकार लिखा जाएगा। तो ये मैंने आपको शब्द शुद्धि वाले क्वेश्चन हैं वो करवा दिए अच्छे से, आपको आई होप समझ आए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपके प्रत्यय अलग करने वाला, कि हमें प्रत्यय है वो पृथक कीजिए। और प्रत्यय का आपको पता है कि इस हिसाब से ये क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं कि तीनों के तीनों टाइप के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो दिया गया आदित्य। आदित्य में मूल धातु की बात करें वो कौन सा आता है? तो वो आता है अदिति। वो कौन सा आता है? अदिति। अदिति मूल धातु पूछ ले या फिर मूल शब्द पूछ ले, आदित्य में वो होता है अदिति। और अगर हम बात करें कि इसमें जो आपका प्रत्यय कौन सा है तो वो आता है यह प्रत्यय। वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। इसमें क्या आएगा? यह प्रत्यय आएगा। अगर आपसे पूछ ले यह प्रत्यय से बनने वाले दो शब्द लिखने होते हैं तो सबसे पहला तो कौन सा आ जाएगा? आदित्य आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? अदिति प्लस यह आदित्य। ठीक है। अगला अपन से पूछ ले दो लिखने होते हैं, स्वास्थ्य है तो स्वास्थ्य में भी क्या आ जाएगा? मूल शब्द होगा वो आएगा स्वस्थ। मूल शब्द क्या आ जाएगा? स्वस्थ आ जाएगा। और प्रत्यय होगा वो ये आ जाएगा। अगला है लालित्य। लालित्य की बात करें तो ललित इसमें मूल शब्द माने या मूल धातु माने और इसमें प्रत्यय है यह। तो इससे अपन का प्रत्यय पृथक करना हो तो अपन लिख सकते हैं, मूल धातु प्रत्यय पृथक करना हो तो अपना क्वेश्चन हो गया। और यह से बनने वाले भी हमने 3 एग्जाम्पल देख लिए। अगला अपन को दिया गया रोजगार। रोजगार की बात करें तो इसमें जो मूल धातु है वो है रोज। क्या है? रोज। प्रत्यय दिया गया वो है गार। पठनीय की बात करें तो पठ धातु है, इसमें प्रत्यय वो कौन सा है? अन्य प्रत्यय है, पठनीय। अन्य प्रत्यय से बनने वाले आपसे दो शब्द पूछ ले तो पठ प्लस अन्य पठनीय, और हो जाएगा कथ प्लस अन्य कथनीय, कथ प्लस अन्य कथनीय।
कथनीय में भी अन्य प्रत्यय है। ग्रहणीय की बात भी करें तो इसमें भी ग्रहण प्लस अन्य ग्रहणीय, ग्रहण प्लस अन्य ग्रहणीय। अगला लिखित आता है। लिखित की बात करें तो इसमें कौन सा है, लिख तो इसमें धातु है यानी मूल शब्द, और प्रत्यय कौन सा, इसमें इत प्रत्यय है। याचित की बात करें तो याच प्लस इत प्रत्यय। अभिज्ञ की बात करें तो इसमें अभी आपका क्या है, आपकी मूल धातु है, और ज्ञ इसमें क्या है, प्रत्यय है। अभिज्ञ की अगर आपसे पूछ ले कि ज्ञ से बनने वाले दो शब्द लिखिए तो वैसे हमें याद नहीं होते, लेकिन जैसे एक अभिज्ञ हो गया, एक आपका क्या बन सकता है, नीतिज्ञ भी बन सकता है। क्या बन सकता है, नीतिज्ञ, जिसमें आपका मूल शब्द तो होगा नीति और ज्ञ आपका प्रत्यय हो जाएगा। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट है दोनों ही ज्ञ, तो एक तो अभिज्ञ और एक नीतिज्ञ। इस प्रकार हमने इत प्रत्यय वाले शब्द देख लिए, अन्य प्रत्यय वाले, ज्ञ वाले, इत वाले, य वाले, अन्य वाले, गार वाले। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपके वाक्य शुद्धि वाला। शब्द शुद्धि कर ली हमने, प्रत्यय कर लिया, संधि कर ली, अब हम करेंगे वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि में बात करें तो हमें जो अशुद्ध वाक्य दिया गया वो दिया गया, लड़के ने अपना सिर नीचे को कर लिया। लड़के ने अपना सिर नीचे को कर लिया, तो इसकी जगह क्या आएगा कि लड़के ने अपना सिर नीचे कर लिया। लड़के ने अपना सिर नीचे कर लिया, को है ये अनावश्यक शब्द इसमें दिया गया है, जिसको हमें हटा देंगे। तो लिखेंगे लड़के ने अपना सिर नीचे कर लिया। अगला में दिया गया, वह बस के साथ ही यात्रा कर रहा है। वह बस के साथ ही यात्रा नहीं कर रहा है, बस से यात्रा कर रहा है। तो अपन लिख लेंगे वह बस से यात्रा कर रहा है। यात्रा कर रहा है, रहा है। तो इसमें जो हमें अनावश्यक दे रखा है, बस के साथ ही की जगह अपन क्या लिख देंगे, बस से यात्रा कर रहा है। ठीक है, ये साथ ही है वो एक अनावश्यक रूप से दिया गया है। बिहारी सतसई की हस्त से लिखित प्रति सुरक्षित है। बिहारी सतसई की हस्त से लिखित प्रति सुरक्षित है। अब लिखित है तो वो हस्त से ही होगी, तो हस्त से लिखित है उसकी जगह अपन लिख देंगे हस्त लिखित। तो बिहारी सतसई की हस्त लिखित, अपन क्या लिखेंगे, हस्त लिखित। एक ही शब्द में अपना यह कंप्लीट हो जाएगा। हस्त लिखित प्रति है वो सुरक्षित है, तो हस्त से लिखित की जगह क्या आ जाएगा, हस्त लिखित। अगली है, सीमा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया। सीमा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया, तो अपन लिखेंगे सीमा ने अपनी सहेली को उपहार दिया। के लिए नहीं, सहेली को उपहार दिया, को उपहार दिया। तो सीमा ने अपनी सहेली को उपहार दिया, ये हमारा बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नीचे आप रिपीट कर दोगे, के लिए की जगह क्या लिख दोगे, को उपहार दिया। अगला है, पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई। पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा नहीं सुनाई जाती, भक्तों को कथा सुनाई जाती है। तो अपन लिख देंगे पंडित जी ने, पंडित जी ने भक्तों, पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई, को कथा सुनाई, सुनाई। तो यहाँ पे किस चीज की जगह अपन करेंगे, भक्तों के लिए की जगह क्या आ जाएगा, के लिए की जगह आ जाएगा को। ये हमारा शुद्ध वाक्य हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा वाक्य है, अपने का यहाँ कोई जानकार नहीं है। अपने का यहाँ कोई जानकार नहीं है, इसकी जगह आएगा कि मेरा यहाँ कोई जानकार नहीं है। अपने का नहीं, मेरा, क्या लिखा जाएगा, मेरा यहाँ, मेरा यहाँ कोई जानकार नहीं है, कोई जानकार नहीं है। ये हमारा शुद्ध वाक्य होगा। अब अपने माइंड में तो यही आ जाता है कि अपन यहाँ ये लिख सकते हैं, अपना कोई जानकार नहीं है। नहीं, मेरा यहाँ कोई जानकार नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या दिया, यहाँ, इसलिए। आगे बढ़ते हैं। अगला हमें जो वाक्य दिया गया अशुद्ध, वो है, राधा का और कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। तो अगर राधा का और कृष्ण का है तो इनमें का है, दो बार नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा राधा कृष्ण। राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। तो ये अपना सही आ जाएगा, प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध अपन ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, दोनों एक ही बात है। अगला,
लड़का शहर से अपने गांव में चला गया। लड़का शहर से अपने गांव में चला गया। तो अपन यहाँ लिखेंगे लड़का शहर से अपने गांव चला गया। लड़का शहर से अपने गांव चला गया। गांव में नहीं, क्या आ जाएगा, गांव चला गया। तो अपन लिख सकते हैं लड़का शहर से गांव चला गया। लड़का शहर से अपने गांव चला गया। अपने गांव चला गया। चला गया। ये हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमें दिया गया है, कुत्ते पहले गांव के बाहर भौंकते रहे फिर गांव चले गए। तो कुत्ते पहले गांव के बाहर भौंकते रहे फिर गांव में चले गए। तो कुत्ते पहले गांव के बाहर भौंकते रहे फिर गांव में चले गए। गांव में चले गए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, में चले गए। ठीक है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। बिना अच्छा वेतन के काम नहीं होगा। बिना अच्छा वेतन के काम नहीं होगा, तो इसका क्या बनेगा, बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होगा। अच्छा नहीं, अच्छे। बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होगा। के काम नहीं होगा। ये हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो ये हमने अशुद्ध वाक्य भी कर लिया। अब हमारा आता है अगला, जो पार्ट बी का है। कल हमने आंसर राइटिंग के लिए आपको जो क्वेश्चन दिया था संक्षिप्तीकरण का, वो क्वेश्चन अब हमें करेंगे। मैंने कल आपको बताया था कि किस प्रकार है आपको ये क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। आपको किस हिसाब से शीर्षक है वो लिखने होते हैं, किस प्रकार आप इसमें अंडरलाइन करके इसको किस प्रकार है अटेम्प्ट करते हो। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सभ्यता संस्कृति का बाहरी स्वरूप है। इसमें सभ्यता वह उसकी आत्मा का मूर्तिमान परिधान है। अपने व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में हम जिन क्रिया विधियों का आचरण करते हैं उन्हीं से सभ्यता की पहचान की जाती है। दैनिक जीवन की गतिविधियों से लेकर सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं से उसके तार जुड़े हुए हैं। वह हमारी, यानी वह क्या, सभ्यता। सभ्यता हमारी आचार संहिता की परख और पारस्परिक संबंधों की स्वस्थ परंपराओं की कसौटी है। उसी यानी सभ्यता के द्वारा हम व्यक्ति और राष्ट्र के जीवन मूल्यों का स्तर आंकते हैं। बोलचाल, रहन सहन, आचार विचार, लेन देन और सामाजिक संपर्कों के मानदंडों का निर्धारण सभ्यता के माध्यम से ही किया जाता है। वह पाश्विकता पर मानवता की विजय है। भिन्न भिन्न राष्ट्रों की संस्कृतियों की भांति सभ्यता के भी पृथक पृथक सोपान हैं, जिनके सारे ऊंचे उठकर वे अपने कीर्तिमान स्थापित करते हैं। कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान, सामाजिक रीति रिवाज, परंपरागत रूढ़ियां और जीवन निर्वाह के तौर तरीके किसी न किसी रूप में सभ्यता के ही उपकरणों से जुड़े रहते हैं। यहाँ पे बार बार चीज क्या आ रही है, सभ्यता। सभ्यता के बारे में बताया गया है कि सभ्यता का किसी चीज के लिए कितना महत्व है। चाहे अलग अलग राष्ट्र हो, उनकी संस्कृतियां भिन्न होती है, लेकिन सभ्यता के पृथक पृथक सोपान के कारण होती है। अगर हम बात करें कि हमारा जो दैनिक जीवन है उसकी गतिविधियां हैं, हमारा सामाजिक जीवन है, उसके जो पहलू है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी वो हमारी जो सही जो आपकी जो सभ्यता है उसी को परखते हैं, उसी के पारस्परिक के बीच में जो संबंध है उनको बताते हैं। तो ये हो गया हमारे सभ्यता के बारे में। तो हम इसका जो टाइटल है, शीर्षक है, वो क्या लिख सकते हैं, सभ्यता का महत्व है। अब हम इसको एक तेज शब्दों में किस प्रकार लिखेंगे कि सभ्यता संस्कृति का बाहरी स्वरूप एवं उसकी आत्मा का मूर्तिमान परिधान है। सामाजिक जीवन में किए गए आचरणों से सभ्यता की पहचान बनती है। सभ्यता आचार संहिता की परख है। इसी के द्वारा व्यक्ति और राष्ट्र के जीवन मूल्यों को आंका जा सकता है। सभ्यता पाश्विकता पर मानवता की विजय है। भिन्न राष्ट्रों की संस्कृतियों की भांति सभ्यता के वे भी पृथक यानी अलग सोपान है। भी हर राष्ट्र की जैसे होते हैं तो उसकी अलग अलग सभ्यता। अपने राजस्थान में ही मान लीजिए अपनी संस्कृति है। अब यहाँ देखिए मारवाड़ की अलग है, ढूंढाड़ की अलग है, इधर हनुमानगढ़ गंगानगर की तरफ जाएंगे तो इनकी अलग है। तो सबकी अलग अलग है। कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान, सामाजिक रीति रिवाज व परंपरागत रूढ़ियां सभ्यता के उपकरणों से जुड़े तत्व हैं। तो ये हमने एक तिहाई शब्दों को इनमें लिखा और इसका क्या दिखा, टाइटल लिखा। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना होता है। कोई भी चीज इसमें समझ में नहीं आती है तो आप तुरंत पूछ सकते हो। अगला जो हमारा टेस्ट का जो क्वेश्चन है वो रहने वाला है, निम्नलिखित कथन का भाव विस्तार करना है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीप में पलता है।
तो इसमें आपको क्या करना है, इसका भाव विस्तार करना है, लगभग 100 शब्दों में करना है आपको। कितने? 100 शब्दों में इसका भाव विस्तार करना है। अपने को अच्छे से इसकी आंसर राइटिंग करनी है। आप प्रैक्टिस करना कि आप इस चीज को है वो किस प्रकार लिख सकते हो। अब यहाँ पे एक दो बार स्टूडेंट का वो आया था कि हमें इसको कई कई बार ये होता है कि जो कथन दिया होता है, कोई लाइन दी गई होती है, तो वो अच्छे से समझ ही नहीं पाते कि इसमें क्या चीज होती है, हम कि इस चीज को किस प्रकार समझे। कि हमें मान के चलिए कि जो वो लाइन दी गई है वो समझ में नहीं आती कि क्या लाइन दी गई है, तो उसका भाव विस्तार 100 शब्दों में, तो क्या फिर तो वो है ना 10 से 15 शब्द लिखने मुश्किल हो जाते हैं, यानी उसका अर्थ ही नहीं समझ में आता। अब भाव विस्तार में मैंने आपको क्या बोला होता है कि जब आप इस लाइन को लिखते हो, तो वो लाइन आपको दी होती है, उसमें सबसे पहले आप क्या करोगे कि उसका अर्थ है वो आप 2 से 3 लाइनों में बताओगे। उस अर्थ के बारे में, चाहे एज इट इज वो अर्थ नहीं, लेकिन वो चीज बोलना क्या चाहता है उस चीज को आप समझ के लिखोगे। जैसे इसमें क्या बोला है कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीप से पलता है। अब महत्वाकांक्षा क्या चीज है, वो चीज हमें बतानी है। महत्वाकांक्षा क्या है? मोती निष्ठुरता की सीप में पलता है। यानी जो मनुष्य है उसके मन में जो महत्वाकांक्षा है वो ऊर्जा का संचार करती है। मान लो कि मेरे को है कि ये महत्वाकांक्षा है, ये है, उसके लिए मैं अपन आगे आगे चलते रहते, काम करते हैं। एक कमजोर आदमी है, ठीक है, वो कभी महत्वाकांक्षी नहीं बन पाता। क्यों नहीं? क्योंकि उसके मन में महत्वाकांक्षा है ही नहीं। ठीक है। निरंतर मेहनत करता है, स्वयं को कठोर बनाता है, अनुशासन बनाता है अपने लिए, तो उसके अंदर है कि वो कोई चीज के लिए, अनुशासन के लिए समर्पित रहता है, तो उसके मन में ठीक है कि हाँ ये महत्वाकांक्षा है, वो उसे पाने के लिए अलग अलग चीजें करता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि मानो कि कोई किसी के मन में महान बनने की चाह बन जाती है, तो वो उसकी वो क्या होती है, महत्वाकांक्षा ही तो होती है। और वो उसके प्रति अपने कठोर हो जाता है, वो अपना और ज्यादा काम करता है, श्रम करता है। तो वो चीज इसने बोली है कि जो महत्वाकांक्षा का मोती है वो किस हिसाब से पलता है, अपन महत्वाकांक्षा के लिए किस किस प्रकार से काम करते हैं। अगर अपने विपरीत परिस्थितियां हैं, तो भी अपन है उस महत्वाकांक्षा को पाने के लिए काफी कठोर हो जाते हैं, क्रूर बन जाते हैं उस चीज को। तो वो चीजें आपको इसमें लिखनी है। तो आई होप आप इसका समझ गए होंगे। तो अब अच्छे से इसके आंसर राइटिंग करेंगे। कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप तुरंत पूछ सकते हो। तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में। आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।